हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र उपस्थित हूँ श्री अग्रसेन बालिका मध्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज पुनः एक नए जोश के साथ एक अगले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखिए बच्चों, कल हमने जो है वह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य अंतर बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। उसको एक बार और हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन दो सवालों के आंसर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिए थे। तो बताइए बच्चों, मैंने आपसे पूछा था कि एक सामान्य जीवाणु कोशिका का आकार क्या होता है और एक विषाणु कोशिका का आकार क्या होता है। ये दो सवाल मैंने आपको दिए थे। तो देखिए बच्चों, इन दोनों सवालों के आंसर मैं आपको बता देता हूं। पहला जो सवाल है आपका, जीवाणु कोशिका का सामान्य आकार। तो जीवाणु कोशिका का जो सामान्य आकार है वह है बच्चों 2μm। कितना है? 2μm। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने पूछा था आपसे, एक विषाणु कोशिका अर्थात वायरस का सामान्य आकार। और वायरस का जो सामान्य आकार है बच्चों वह है आपका 0.02 टू 0.2 μm तक। ठीक है, ये आंसर है किसका? आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट मींस वायरस का। ठीक है, तो ये दोनों सवालों के आंसर मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, आगे हम चल रहे हैं कि आप लोगों को बताया गया था बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स इट मींस ए ससीम केंद्रीय कोशिका। अससीम केंद्रीय कोशिका, इसका मतलब है कि प्रकृति के अंतर्गत ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंतर्गत सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका या अससीम केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं। आप कहोगे सर जैसे कि एग्जाम्पल, तो देखिए बच्चों, यहां हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि आप लोगों को बताया था माइकोप्लाज्मा। क्या बच्चों? माइकोप्लाज्मा, PPLO। ठीक है, तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, माइकोप्लाज्मा, PPLO। बैक्टीरियल सेल, कोई भी बैक्टीरियल जो सेल होगी बच्चों वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? अपने प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आती हैं, बैक्टीरियल सेल। और एक और होते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया। तो ये मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। कौन कौन से? माइकोप्लाज्मा, PPLO, बैक्टीरियल सेल, या अगला एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैंने बताया था कि संगठन के आधार पर दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स। कौन सी कोशिका बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल जिनको कि हम हिंदी में कहते हैं ससीम केंद्रीय कोशिका, अर्थात यू मतलब एडवांस और कैरियोटिक मतलब केंद्रीय भाग। अर्थात जिन कोशिकाओं के अंतर्गत उनका जो केंद्रीय भाग है, अर्थात केंद्रीय भाग से यहां पर अभिप्राय क्या है बच्चों? केंद्रीय भाग से यहां अभिप्राय है किससे? केंद्रक से। अर्थात जिन कोशिकाओं के अंतर्गत सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उन सभी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं?
यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों आते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत सामान्यतः है या जो है एक कोशिकीय जीव ही आते हैं। क्लियर? तो ये बात हुई आपकी क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। यहां हमारा जो आगे टॉपिक आता है वो आता है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को मैंने यहां विथ डायग्राम, इट मींस चित्र सहित समझाने का प्रयास किया है। जरा ध्यान से सुनते जाइए। देखिए बच्चों, यहां एक प्रारूपिक, हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। इट मींस इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं इसको हम, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में हम कौन सी कोशिका की संरचना लेते हैं बच्चों? वो लेते हैं अपन किसकी, बैक्टीरियल सेल की। इट मींस जीवाणु कोशिका। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका जो है वह एक क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसलिए उसकी संरचना को हम किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में पढ़ते हैं। या यूं कहूं मैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को जानने के लिए हम किसका, बैक्टीरियल सेल का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो देखिए बच्चों, इसकी संरचना को मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से बांटा है, उसको हम मैं यहां पर आपको बाद में डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। क्या है, देखिए बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल को हम यहां दो भागों में बांटते हैं, कोशिका आवरण एवं जीव द्रव्य। कोशिका आवरण एवं जीव द्रव्य। जो कोशिका आवरण है वह एक तरह से इसका निर्जीव भाग माना जाता है। कैसा भाग माना जाता है बच्चों? निर्जीव भाग माना जाता है। ठीक है, तो कोशिका आवरण जो है वह इसका कैसा है, निर्जीव भाग होता है, जो कि पूरे कोशिका के आयतन का लगभग 10 से 50% भाग बनाता है। समझ में आई क्या बात? कोशिका आवरण जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक निर्जीव हिस्सा होता है, जो कि उसके पूरे आयतन का लगभग 10 से 50% भाग बनाता है, जो कि दो स्तरों से मुख्यतः बना होता है। ठीक है, अब वो दो स्तर कौन कौन से हैं? पहला है म्यूसिलेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, अवपंक परत। क्या कहते हैं बच्चों? अवपंक परत, जो कि इसका सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है बच्चों? इसका सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है बच्चों, और म्यूसिलेज, जैसा कि नाम है म्यूसिलेज, इट मींस यह स्तर जो है एक चिपचिपा आवरण होता है। सामान्य परिस्थितियों में, कब बच्चों? सामान्य परिस्थितियों में यह एक चिपचिपा आवरण होता है, एक भारी आवरण होता है, जो कि किसका बना हुआ होता है बच्चों? लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके और मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, इसका महत्व भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा यहाँ आरेख को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अपंक परत हो गया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति इसका दूसरा स्तर होता है। क्या बच्चों? तो देखिए बच्चों, यहां हम देख लेते हैं साथ साथ में डायग्राम में। तो देखो यहां बच्चों, सबसे बाहर जो एक ब्लैक लाइन के रूप में बताया गया है, यहां आप 3 स्तर देख सकते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या है? जनरल स्ट्रक्चर है, और इस जनरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप यहाँ एक 3 लेयर देख रहे हैं। नंबर 1 एक ब्लैक लेयर है, नंबर 2 एक ब्लू कलर के रूप में है, और नंबर 3 जो है वह एक रेड से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो सबसे बाहरी आवरण, जिसका मैंने अभी कहा था आपको कि म्यूसिलेज, तो म्यूसिलेज यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है म्यूसिलेज, जो कि सबसे बाहरी स्तर है, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बाहरी है और कैसा स्तर है? चिपचिपा है। कब? सामान्य परिस्थितियों में। अब देखिए बच्चों, इसका महत्व क्या है वो हम भी आपको बता देते हैं। इसका महत्व क्या है
कि यह सामान्य परिस्थितियों में कैसा होता है, चिपचिपा होता है। इसलिए यह स्तर इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को किसी सतह से चिपकने में, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वे सामान्यतः नमी युक्त वातावरण या जलीय वातावरण के अंतर्गत पाई जाती हैं, इसलिए किसी सतह से चिपकने में जो सहयोग है वह किसका रहता है, इस म्यूसिलेज आवरण का सहयोग रहता है। ठीक है। दूसरा क्या महत्व यह होता है इसका कि बच्चों यह क्या है, एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में भी होता है। क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में भी होता है। बोले सर वो कैसे, कि देखिए बच्चों जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, क्या आती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अर्थात इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों से भी प्राय है कि जब नमी की कमी हो जाए तो क्या होता है, यह म्यूसिलेज जो है यह एक कठोर आवरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब यह कठोर आवरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये कहलाता है बच्चों क्या, संपुट। क्या कहलाता है बच्चों, संपुट। इंग्लिश में कहें तो इसको हम कहते हैं क्या, कैप्सूल। तो इट मींस एक बाहरी कठोर आवरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस बाहरी कठोर आवरण को ही हम क्या कहते हैं, संपुट या कैप्सूल कहते हैं, जिसके बनने से इसके अंतर्गत जो अपनी क्या प्रोकैरियोटिक सेल है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुरक्षित बनी रहती है। उसकी जो अवस्था है वह जीवित अवस्था में बनी रहती है। ये बात अलग है कि इस अवस्था के दौरान उसकी जो मेटाबॉलिक रेट जो होती हैं वो थोड़ी क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, सबसे बाहरी आवरण हो गया, एक सुरक्षात्मक आवरण हो गया और इसको हम संपुट अर्थात कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपके क्या है इसका आवरण, कोशिका भित्ति। तो देखिए बच्चों यहां बीच में ब्लू कलर से जो लाइन दिख रही है वह क्या है बच्चों, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए यहां पर मैंने आपको लिख रखा है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है इसका कौन सा, दूसरा स्तर हो गया। और यह सेल वॉल जो है बच्चों इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरोइन जैसे पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जो कि एक क्या है, निर्जीव स्तर के रूप में होता है या होती है। और यह इस कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने में क्या करती है, सहयोग करती है, जिसकी मोटाई जो है वह लगभग कितनी, 70 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो 70 एंगस्ट्रॉन का यह स्तर होता है किसका, सेल वॉल का। और किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन जैसे पॉलीसैकेराइड पदार्थों का ये बना हुआ होता है। क्लियर। अब ये एक तरह से आपका इसका क्या हो गया, कोशिका का बाह्य आवरण कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले भाग के अंतर्गत जो है आपका क्या, जीव द्रव्य। तो देखिए बच्चों जीव द्रव्य के अंतर्गत यहाँ कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य और केंद्रकाव, इन तीन भागों में इसको हम बांटते हैं। जीव द्रव्य को तीन भागों में हम यह बांटते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। कौन कौन से, जीव द्रव्य कला, ठीक है, अर्थात जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्या है, केंद्रकाव, इट मींस न्यूक्लियोइड। तो देखिए बच्चों आ जाइए अब इस डायग्राम में एक एक को लेकर बात करते हैं। तो यहां जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों वह इसके एक तरह से तीसरे स्तर के रूप में होती है। कौन से स्तर के रूप में, तीसरे स्तर के रूप में होती है। लेकिन फिर भी हम इसको किस में नहीं रख रहे हैं, कोशिका आवरण के अंतर्गत नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं बच्चों, एक यहां पर एक सवाल बनता है कि जब सर ये इसके आवरण या इसकी भित्ति के साथ साथ पाई जाती है तो फिर इसको हम कोशिका के आवरण में क्यों नहीं रखते हैं। उसका कारण यह है, आगे हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य की परिभाषा। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत कोशिका के वे सभी घटक सम्मिलित होते हैं जो कि जीवित अवस्था में होते हैं। तो बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है,
जीवित अवस्था या जीवित भाग माना गया है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, जीवद्रव्य में। तो कोशिका के तीसरे स्तर के रूप में, जो कि उसका एक जीवित भाग है, और वो दो जो हमने पढ़ लिए हैं पहले, कौन कौन से, म्यूसिलेज और सेल वॉल, वो कैसे हैं, निर्जीव भाग हैं। ठीक है, तो जो जीवद्रव्य कला है वह एक इसका क्या है, जीवित भाग है, जो कि तीसरे स्तर के रूप में होती है, और इसकी मोटाई लगभग 70 एंगस्ट्रॉन, और लगभग इसका जो संगठन है वह वही अपनी जो अन्य सामान्य इट मीन्स जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके समान ही इनका संगठन पाया जाता है। इट मीन्स फास्फोलिपिड, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों से मिलकर यह बनी हुई होती है। ठीक है, और एक सजीव स्तर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाग आता है वो आता है इसका बच्चों क्या, साइटोप्लाज्म, इट मीन्स कोशिका द्रव्य। अर्थात इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो समस्त भाग है वह क्या कहलाता है, इसका कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं उनको हम यहां पर एक एक कर देखते हैं। देखिए बच्चों, साइटोप्लाज्म इट मीन्स कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, यहां पर एक मुख्य संरचना है एक तरह से, वो है मीसोसोम। क्या बच्चों, मीसोसोम। मीसोसोम क्या है, तो देखिए यहां डायग्राम में ये रहा मीसोसोम, जो कि मैंने यहां रेड कलर से इसको बताया हुआ है। मीसोसोम एक्चुअली जो है वह है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंतर्गत एक अंतर्वलित संरचना के रूप में पाया जाता है। समझ में आई क्या बात? इट मीन्स मीसोसोम क्या है, मीसोसोम जो है वह अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उससे निर्मित एक अंतर्वलित संरचना होती है, जो कि कहां पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब कोशिका के कोशिकांग पढ़ेंगे वहां आपको और थोड़ा सा बताएंगे। देखिए बच्चों, जो मीसोसोम है, इस मीसोसोम की जब खोज हुई थी तो कुछ लोग यह मानते थे कि यह मीसोसोम जो है वह इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, कोशिकांग है। ठीक है, अर्थात इसकी तुलना की थी किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन बाद में पता लगा कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान नहीं है, इसकी सतह पर केवल जो है बच्चों यहां कुछ एंजाइम्स, जिन्हें अपन कहते हैं श्वसनकारी एंजाइम्स, इट मींस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसकी सतह पर पाए जाते हैं, जो कि श्वसन क्रिया में सहयोग करते हैं और ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसलिए जो है बाद में यह क्लियर हुआ कि यह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बल्कि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने में सहयोग जरूर करता है। वो किस प्रकार से, कैसे, क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होगा आपका पहली संरचना मीसोसोम की, साइटोप्लाज्म की। ठीक है, कौन सी, मीसोसोम। इसके बाद आगे हम एक एक चीज को लेकर चलते हैं। आगे हम बात करें बच्चों, देखिए कि हमारे इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं बच्चों, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, राइबोसोम पाए जाते हैं, और वो भी कौन से प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने आपको लिखा हुआ है ये राइबोसोम है, और ये है क्या बच्चों, पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम और पॉलीराइबोसोम क्या अंतर है, तो राइबोसोम इट मींस एक राइबोसोम, क्लियर, जो कि किस प्रकार का है, 70S प्रकार का है। लेकिन यहां लिखा है क्या, पॉलीराइबोसोम। इट मींस पॉली का मतलब क्या, बहुत सारे, इट मींस बहुत सारे राइबोसोम एक चेन में, एक श्रृंखला में जुड़ते हुए या संगलित रूप में पाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसके अलावा
इस हमारे जो साइटोप्लाज्म है इसके अंतर्गत पाया जाता है इसका खुद का आरएनए। क्या पाया जाता है बच्चों? इसका खुद का आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आरएनए। अब इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ इंक्लूजन बॉडीज के रूप में, अंतर्विष्ट कणीय संरचना के रूप में भी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि जैसे कि यहां में लिखा है क्या? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन पाया जाता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि किस रूप में है बेटा? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के रूप में, एक कणीय संरचना के रूप में कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो देखो क्या हो गया? ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, लिपिड ग्लोब्यूल्स हो गया, और यहां पर कुछ प्रोटीनिक स्ट्रक्चर भी जो है अपने इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाई जाती है। इट मींस तीनों जो मुख्य पोषक तत्व अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स जो है इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत एक ग्रेनुलर कंडीशन के अंतर्गत एक कणीय अवस्था के रूप में यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके अंतर्गत क्या है? डीएनए पाया जाता है, और वह डीएनए जो है वह व्यवस्थित रूप में नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं क्या बच्चों? न्यूक्लियोइड। हिंदी में कहें तो क्या? केंद्रकाव। क्या कहते हैं बच्चों इसको? केंद्रकाव। तो देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर एक गुथी हुई सी संरचना आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? इसका न्यूक्लियोइड है, ठीक है, जो कि इसके डीएनए के द्वारा बना होता है। इसके अलावा बच्चों इसके साइटोप्लाज्म में एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या? प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है? एक सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर एंड कॉइल्ड डीएनए होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इट मींस अब देखिए यहां पर आपके क्या? आरएनए हो गया, ठीक है, यहां नेक्स्ट डीएनए हो गया। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड के रूप में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं क्या? अंतर्विष्ट कण। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, और इंक्लूजन बॉडीज के रूप में ये आपको बताया ग्लाइकोजन, लिपिड ग्लोब्यूल्स, ठीक है, ये हो गए। तो इसके अलावा क्या होगा बच्चों? जो मेन चीज उनको क्या एक विलय माध्यम प्रदान करता है वो हो गया आपका क्या बच्चों? वाटर हो गया। ठीक है, और वाटर के साथ साथ में इसके अंतर्गत क्या होंगे? मिनरल्स भी होंगे। इट मींस खनिज, लवण आदि इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपको एक तरह से इसके साइटोप्लाज्म का जो पूरा संगठन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ ही इस अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बाहरी सतह पर कुछ संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि नंबर 1 यहां बात करें अपन फिलामेंट। ठीक है, तो ये आप देखिए बच्चों, फिलामेंट हैं, आप इसकी सतह पर देख रहे हैं, जो लंबे लंबे जो रोम के समान संरचनाएं हैं इनको अपन क्या कहते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये फिलामेंट जो हैं संरचनात्मक तौर से 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? बेसल बॉडी, इट मींस आधारीय काय, ये इसका हिस्सा होता है हुक, जो हुक के समान थोड़ा सा मोड़ा हुआ होता है तो उसको अपन हुक कहते हैं। और अगला जो एक तंतु के भाग होता है वह कहलाता है क्या? फ्लैजिलम। ठीक है, ठीक है, तो फ्लैजिलम हुआ। तो इस प्रकार से यहां पर आपकी इस बैक्टीरियल सेल की बाहरी सतह पर यह फिलामेंट पाया जाता है, जो कि संरचनात्मक तौर से 3 भागों में बांटा गया है। इसके साथ साथ ही इसकी सतह पर कुछ और छोटी रोम के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? फिम्ब्री। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम? फिम्ब्री। ठीक है, तो ये फिम्ब्री यहां मैंने आपको इस डायग्राम के अंतर्गत शो कर रखी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेम फिम्ब्री। तो आप कहेंगे कि सर इस फिलामेंट और फिम्ब्री में अंतर क्या हुआ? तो देखिए बच्चों, इनका अंतर यह है कि जो फिलामेंट्स हैं ये संरचना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है,
संरचना में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जो फिम्बरी हैं ये संरचना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, और संख्या में तुलनात्मक फिलामेंट्स के क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब आप कहेंगे सर इनके पाए जाने का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो जो है वो इसका ये है कि देखिए बच्चों, इन कोशिकाओं को जब किसी सतह से जुड़ना होता है या चिपकना होता है तो ये फिलामेंट उस सतह से किसी भी तरह से उसमें उलझ जाते हैं और उस कोशिका को क्या इस स्थान विशेष से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा, जब इन कोशिकाओं के अंतर्गत, या यूं कहूं कि इन बैक्टीरियल सेल्स के अंतर्गत या सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के दौरान जब कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के समीप आती हैं तो उनको वहां आपस में जोड़े रखने में भी सहयोग होता है इन फिम्बरी या फिलामेंट्स का। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से एक पूरी प्रोकैरियोटिक सेल की जो जनरल स्ट्रक्चर है वह मैंने आपको यहां पर इस डायग्राम के साथ कंप्लीट रखी है। इसको आप एक बार ध्यान से देखें, जहां समझ में नहीं आया उसको दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखें। ठीक है, आज इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।